चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बोहर्स पोस्टुलेट एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, बोहर्स पोस्टुलेट। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसका पहला पोस्टुलेट क्या था। पहला था स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब बोहर्स ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियस के चारों तरफ जो क्लासेस हैं, ऑर्बिट हैं, ऐसी क्लासेस बना दें कि इनमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो वो एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रेडिएट नहीं करेगा। और आप बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम दूर हो गई। रदरफोर्ड में यही तो प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था, एनर्जी रिलीज करता था, धीरे धीरे वो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाता था और लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाता था, जिसका मतलब था एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, इस पर पोस्टुलेट है, मतलब इसने करा कुछ नहीं है, ये केवल एक परिकल्पनाएं हैं। कल्पनाओं के परे चला गया है, बहुत दूर की सोच रहे हैं बैठ के कि ऐसी क्लासें बना दो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी एनर्जी रेडिएट ही ना करे। जब एनर्जी रेडिएट नहीं होगी तो एक कांस्टेंट एनर्जी के संग इसमें ये घूमता रहेगा सेम ऑर्बिट के अंदर। उसने इस पर्टिकुलर क्लासेस का नाम के एल एम एन ऐसे रख दिया। तो लिखिए पहला पोस्टुलेट क्या है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड। एक पर्टिकुलर क्लास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा, क्या कर रहा है इसमें, इन विच मतलब इन क्लासेस में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रेडिएट नहीं करेगा, तो एक कांस्टेंट एनर्जी के संग इसमें घूमता रहेगा। तो इन क्लासेस का नाम क्या रखें, कि एल एम एन एस एस। समझ गए, ये लिख लो पहले आप। अब आप जानते हो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है Ze, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ सर्कुलर पाथ में किसकी वजह से घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स मिला कहां से, इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू, क्यों घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। और ये आ कहां से रहा है फोर्स, जो ये घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से। तो लिखो विच इज प्रोवाइडेड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
लिख लिया। अब देखिए आप, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रीपीटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर दें। सेंट्रीपीटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला ये होता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 है न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव, और Q2 है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस है। तो बताइए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसका पहला पोस्टुलेट था जो आपने पढ़ा, इसको याद रखना, ये डेरिवेशन में बहुत काम आएगा। अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट का नाम है क्वांटम कंडीशन। मतलब पहले वाले पोस्टुलेट में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्लास में रिवॉल्व करता है, जिसमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रेडिएट नहीं करता, तो एक कांस्टेंट एनर्जी के संग इसमें रिवॉल्व करता रहता है। अब दूसरे वाले पोस्टुलेट में ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर क्लासेस में, वो इलेक्ट्रॉन भी साधारण नहीं, उसके अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखिए। एंगुलर मोमेंटम, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसका ये फार्मूला। लीनियर मोमेंटम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसका दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मोमेंट ले लिया जाए, मोमेंट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h अपॉन थीटा। क्या मतलब है इसका, जैसे मैं आपसे कहूं क्या 8 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, क्या ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, इंटीग्रल मतलब पूरा कट रहा है, तो आप बोलोगे हाँ 8 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या 9 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं, ये फ्रैक्शनल मल्टीपल। तो ये कह रहा था जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब ये, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा बस। तो कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करना, एंगुलर मोमेंटम को इससे डिवाइड कर दो, तो ये आना चाहिए क्या, नेचुरल नंबर, दैट इज एन क्या है इसमें 1 2 3, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो इसको आप उधर ले जाओ। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास दो पोस्टुलेट हो गए, लिख लो। अब तीसरा देखो,
थर्ड एंड लास्ट, तीसरे पोस्टुलेट का नाम है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसमें क्या कहता है सुनिए, ये कह रहा है ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। शुरू में इलेक्ट्रॉन यहां होता है पहली क्लास, ये आप इसको के शेल बोलते या इसको ग्राउंड स्टेट बोलते या आप इसको लोएस्ट एनर्जी लेवल बोलते, पहली क्लास। शुरू में इलेक्ट्रॉन यहां होता है, आप जैसे ही इसको एनर्जी देंगे तो ये जंप कर जाएगा किसी हायर एनर्जी स्टेट में। मान लो ज्यादा एनर्जी दी तो और ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहां जो चला गया इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन शुरू में कहां होता है, पहली क्लास में, ग्राउंड स्टेट में। जब उसको बाहर से एनर्जी दी जाती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यहां पर ये केवल इतनी देर ठहरता है, इतने सेकंड, और फिर लौटता है। और लौटते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रेडिएट करता है, जो हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी, पढ़ाएंगे आगे, लाइमन बामर पास्चन, वो आगे की चीज है। तो ध्यान रखें, शुरू में ऊपर जाता है, एनर्जी गेन करता है, लौटते समय उसे रेडिएट करता है लाइट की फॉर्म। तो लिखिए, इन द नॉर्मल कंडीशन बताइए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है शुरू में, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ ग्राउंड स्टेट, जिसके आप की शेल बोलते। अब जब आपने बाहर से एनर्जी दी, व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन, तो क्या करा इलेक्ट्रॉन ने, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला। देखो, इट जम्प्स टू हायर एनर्जी स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। समझ समझ के पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। समझ में आ रहा है, ये ऊपर चला गया, फिर क्या करा इसने, लिखो, आफ्टर 10 to the power -8 सेकेंड इट जम्प्स बैक, ये लौटा। तो लौटेगा तो क्या करेगा, लिखो, एंड रेडिएट्स सरप्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे नहीं। देखो बेटे, यहां एनर्जी मान लो 1 जूल है, बाहर से एनर्जी दी गई तो ये चला गया ऊपर वाली क्लास में, मान लो यहां पर है 10 जूल। अब यहाँ 10 जूल है, यहाँ 1 जूल है, तो जब ये लौटेगा तो 10 से 1 हो गया, 9 कहां गया, वो 9 जो जूल एनर्जी है वो उसने रेडिएट कर दी, सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, 10 जूल से 1 जूल यहाँ थी, यहाँ 10 जूल, तो 9 जूल जो इसने रेडिएट कर दिए। देख लो, डेल ई का मतलब चेंज। तो मान लो ये फोर्थ क्लास है, इससे फर्स्ट क्लास में आ गया, मान लो। तो ये जो चेंज इन एनर्जी है, ये फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकल गया। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, जो आपको बताया था सी ओवर एन। ये है थर्ड पोस्टुलेट। तो क्लियर हो गया, पहला आपको पढ़ाया गया था स्टेशनरी ऑर्बिट,
उसके अंदर आपको ये बताया गया इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्लास में रिवॉल्व करता है जिसमें घूमते समय वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। रदरफोर्ड इसीलिए तो फेल हो गए थे, वो कह रहे थे घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती है, कम होगी तो यहां से यहां आ जाएगा, फिर यहां फिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा, इसलिए रदरफोर्ड बेकार हो गए। ये कहते हैं हम इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसी क्लास में घूमे जिसमें घूमते समय वो एनर्जी रेडिएट ना करे, तो उन्होंने इस क्लास का नाम रख दिया KLMN ऐसे। ये स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया वो आप सीख ही गए। तो बस इन पोस्टुलेट्स की मदद से हम 6-7 डेरिवेशन करेंगे जिन पर न्यूमेरिकल बनती, देखते जाओ। तो पहले मैं एक तरफ पोस्टुलेट लिख लूं, नहीं तो बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। बताओ पहला पोस्टुलेट कट के क्या आया, ये हमें याद रहना चाहिए। दूसरा क्या आया था, बस यही दो मेरे काम के, तीसरा वाला काम का नहीं, यही दोनों से सारे डेरिवेशन खत्म। तो पहला डेरिवेशन हेडिंग डाल दो, रेडियस इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, मान लो ऐसे, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो जब मान लो nth क्लास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस समय रेडियस कितनी है ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, और पहले वाली एज इट इज लिख। इसको सॉल्व कर लो, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो देखो एक m कट गया, v स्क्वायर कट गया, एक r कट गया। तो हमारे पास r जो निकालना है हमें रेडियस, वो क्या आ गया देखिए, यहाँ एक m बचा था, इधर आ, ये हो गया रेडियस का डेरिवेशन। इसमें आपको मालूम ही है z क्या है, एटॉमिक नंबर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें पहले से मालूम, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज और h प्लेन कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, मान लू और हाइड्रोजन एटम, तो तुम जानते हो हाइड्रोजन का Z1 होता है और एक ही क्लास होती है, एक ही ऑर्बिट होता है। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, आप पाओगे ये आ जाए कितने एंगल्स का। इसको कहते हैं बच्चों बोहर रेडियस। बोहर रेडियस मींस हाइड्रोजन एटम का रेडियस। अब देखिए R का N और Z से क्या रिलेशन है, खुद देख लीजिएगा। आप कहेंगे R का N और Z से ये रिलेशन डायरेक्टली है, ये इनवर्सली। इसको दो बार डिवाइड कर दिए, इससे न्यूमेरिकल बनना चालू हो जाएंगे। लिख लीजिए, बताइए हो गया क्लियर? आइए
तो समझ समझ के चलना है, रटना नहीं। तो देखिए बेटा, ये जो आ गया इस पे क्वेश्चन ऐसा बनता है, आपसे कोई कहेगा कि लिथियम प्लस प्लस, लिथियम का Z होता है 3, बताओ इसकी सेकंड क्लास में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी। तो आप इसे लगाओ। एक तो आपको फिक्स है, मान लिया हाइड्रोजन का R मालूम, N मालूम है, Z मालूम है, तो आपको एक तो हाइड्रोजन ले लेना और दूसरा लिथियम के लिए लगा देना। देखो कैसे, R1 हाइड्रोजन के लिए मुझे मालूम है कितने एंगस्ट्रॉम, N1 हाइड्रोजन के लिए क्लास मालूम है, Z मालूम हाइड्रोजन, और लिथियम को 2 मान रहा हूं, तो बताओ इसका R2 निकालना है। क्लास कौन सी है, सेकंड क्लास। Z कितना होता है इसका गिवन है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका क्यों प्लस प्लस लगाया वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा, वो इसके ड्रॉबैक्स में आता है। तो बताइए ये R1 और R2, R1 फिक्स है, मतलब आपको हाइड्रोजन मानना ही मानना है, तीनों चीजें हाइड्रोजन की मालूम रहनी चाहिए आपको। अब इनको यहाँ पुट कर दो आंसर। R1 गिवन है, R2 निकालना, N1 मालूम, N2 मालूम, Z2 मालूम, Z1 मालूम, खत्म। बाय सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ R। ध्यान रखना ये एंगस्ट्रॉम में है तो ये भी एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। हो गया क्लियर। तो ये पहला डेरिवेशन था कि रेडियस कैसे निकालोगे nth ऑर्बिट। दूसरा बताता हूं मैं आपको वेलोसिटी। तो यहां लिख लो वेलोसिटी। देखो कुछ नहीं करना है, कभी भी डेरिवेशन करना हो बस ये मत भूल जाना जो आपने पोस्टुलेट्स शुरू में प्रूव करे, ये दो याद रहेंगे ना तो आप सारे कर जाओगे इजी। बस ये दोनों याद रखो। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दो। लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कर दो डिवाइड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। बताइए ये कट गया, एक भी कट गया, आर कट, तो फाइनल बी जो बचा nth ऑर्बिट में क्या बचा, ये आ गया। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आ गई nth ऑर्बिट में। अब आपसे कोई कहे कि हाइड्रोजन में मान लो थर्ड क्लास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नहीं मान लो, तो n की जगह थर्ड 3 रख देना। हाइड्रोजन का Z1 है सॉल्फर। अगर मैं H एटम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लास 1। तो आप चेक कर लो, ये मेरे पास इतना है। तो ये डाटा ध्यान रखने हैं आपको। अब बताओ V का आप रिलेशन देखो Z और N से क्या है, बस Z और N से रिलेशन याद रखा है ना। अब मैं आपसे कहूं वही क्वेश्चन फिर ले लो कि बताओ लिथियम प्लस प्लस के सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ। तो आपको हाइड्रोजन की तो मालूम ही, इसको 1 मान लो, इसका सब कुछ मालूम है, इसमें लगा दो। बताना है इसे 2 बार डिवाइड करने जा, इसे 2 बार डिवाइड करोगे ये आ जाएगा।
अब बोलो 1 नंबर क्या है, हाइड्रोजन, तो उसका V हमें मालूम, V2 निकालना है, लिथियम को V2 मान लिया। Z1 हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का होता है 3, अभी अभी बताया था मैंने, ध्यान है पिछले क्वेश्चन में, लिथियम का एटॉमिक नंबर। N1 हाइड्रोजन की क्लास क्या है, 1, और इसकी पूछ रहा है सेकंड क्लास। सॉल्व कर लो तो आपको लिथियम के सेकंड क्लास में इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत आसान है, 1 नंबर मान लिया करो हाइड्रोजन को, और 2 जो निकालना है इसमें लगा दो, आंसर आ जाए। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिलेशन है, वो आईआईटी में पूछा गया था, वो बताता हूं। वो ये था, ये बताइए कि हाइड्रोजन की पहली क्लास में स्पीड कितनी होती है, अभी अभी निकाली। तो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका इतने टाइम्स लिख लो, ये रिलेशन याद रखना, इसमें सी स्पीड ऑफ लाइट होता है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो वही आ जाएगा v निकल कर, ये वाला देख लो चेक करके आ रहा है नहीं। देख, अब जब वेलोसिटी हमारे पास निकल आई है, अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तीसरा nth ऑर्बिट। तो अब तो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलिए, हाफ एम वी स्क्वायर। nth ऑर्बिट में निकालना है तो वेलोसिटी भी nth ऑर्बिट में रखनी पड़ेगी। अभी अभी आप बताओ, थोड़ी देर पहले आपने v कितना निकाला था, इसको डिवाइड कर दिया था, डिवाइड करा था तो v कितना आ गया था, याद करो, ये आ गया था, नहीं आ गया था, इसका स्क्वायर करो, हाफ एम, इसको डिवाइड करके v आ गया था, उसको v रखी जगह रख दो, v स्क्वायर। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में। इसका बताओ z और n से क्या रिलेशन, ये हो गया z स्क्वायर, नीचे हो गया n स्क्वायर, बस ये रिलेशन निकालना सीख लो। और जब इसको हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करोगे पहली क्लास में, तो चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वो आपको मालूम है। जब आप ये सारी वैल्यू रखोगे, हाइड्रोजन के लिए Z1, नंबर ऑफ क्लास 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सॉल्व करके ये आ जाए। अब मान लो मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन एटम की पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी इतनी होती है, इतनी, और सेकंड क्लास में घूमे तो है हाइड्रोजन, तो Z तो सेम है, लेकिन बताओ फर्स्ट के लिए 1 स्क्वायर रखोगे, सेकंड के लिए 2 स्क्वायर, तो इसको 2 स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड कर दो, तो बताओ हाइड्रोजन एटम की सेकंड क्लास में क्या आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्लास में निकालना हो तो 3 स्क्वायर नीचे कर दो, इसको 9 से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो बात को, 1.5 लगभग आ जाएगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी निकल, लिख लो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं सीधे लिख रहा हूं, पूरा डेरिवेशन करने की बजाय पोटेंशियल एनर्जी, है ना, न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डेरिवेशन इतना नहीं पूछा जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, फार्मूला तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q1 Q2 ओवर R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है, इसमें R तुमने पहले डेरिवेशन में निकाल लिया था, ध्यान है,
इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड करा था, आर आ गया था, तो वो वैल्यू यहाँ आर की रख दो, तो आप पाओगे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो माइनस में आएगी और काइनेटिक एनर्जी की डबल आएगी। ये रिलेशन याद रखो। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की पहली क्लास में एनर्जी निकालूं तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे हाइड्रोजन की पहली क्लास में एनर्जी इतनी हो, इसको उठा के यहां रख दो पहली क्लास में, इंटू 2 कर दो और माइनस कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट में, नीचे ले जाओ इक्वल, ये आईआईटी में पूछा गया है सवाल जो बता रहा हूं। तो आप काइनेटिक सीख गए, पोटेंशियल सीख गए, और जब जो काइनेटिक और पोटेंशियल सीख जाता है उसे टोटल एनर्जी में कितनी देर लगती है बताइए? nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी, तो आप कहोगे टोटल होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल की जगह पर ये रख दो था, ये एज इट इज लिखा रहे हैं, बताइए ये आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, बस आगे माइनस लगा। बताओ इन दोनों का रेशो कितना होगा? इसे नीचे ले आओ, ये आ गया नहीं आ गया? ये भी सवाल आईआईटी में पूछा गया। तो बताइए अभी थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी पहली क्लास में हाइड्रोजन में कितनी निकाली थी आपने? ये निकाली थी 13.6 E। तो बताओ पहली क्लास में टोटल एनर्जी कितनी होगी बताओ, बस माइनस लगा दो आप, ये हो जाए। आप केवल ये रिलेशन ध्यान रख लो कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है और आगे माइनस, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन बस माइनस होता है, ये प्लस में है ये माइनस में। क्लियर हो रहा है? लेकिन अब टोटल एनर्जी के रेडीमेड फार्मूले बता रहा हूं आपको। टोटल एनर्जी देखो, एक तो अभी अभी आपने लिखा था माइनस का 13.6, लिख लो Z²/h। एक तो ये होता है फार्मूला, लेकिन ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इसका मतलब समझ लो, ये जो आप बना रहे हो ना ऐसे करके, ये सर्कुलर, इसको ऐसे भी बना सकते। ये पहली क्लास है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और मान लो इनफाइनाइट। अब हाइड्रोजन एटम की बात अगर मैं आपसे करूं तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर 1 होता या 1 रख, 1 रख। अब आप इसमें वैल्यू रखते जाओ, पहली क्लास में 1 रख दो, बताओ कितना आ गया? सेकंड क्लास में 2² रख दो, बताओ कितना? थर्ड में 3² रख दो, 4 में 4² रख दो, और बताओ अगर इनफाइनाइट क्लास में चला गया ऊपर, यहां इनफाइनाइट रख दो, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है जी? तो शुरू में इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में था, आपने बाहर से एनर्जी दी, मान लो इतनी एनर्जी दी कि वो एटम से ही बाहर निकल गया, इनफाइनाइट क्लास। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है? आप पहली क्लास में थे, आपके पास 5 रुपए थे, मैंने आपको बाहर से और रुपए दिए, इतने रुपए दिए कि आप एटम से ही बाहर निकल गए इनफाइनाइट क्लास। तो क्या करेंगे? इनफाइनाइट क्लास वाली एनर्जी में से माइनस कर दो पहली क्लास वाली,
तो बेटा इनफाइनाइट क्लास में एनर्जी कितनी होती है? 0। और पहली क्लास में तो प्लस माइनस माइनस प्लस आ। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर हो गई बताइए? काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी यही आई थी निकल कर पहली क्लास में। तो लिख लो आयोनाइजेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर समझ लो, पहली क्लास में आप थे, आपको बाहर से एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि आप एटम से बाहर निकल गए। मान लो पहली क्लास में एनर्जी थी 1 जूल, इनफाइनाइट क्लास में थी 50 जूल। तो बताओ कितनी एनर्जी और दूं कि आप बाहर निकल जाओगे? तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे नहीं करोगे? इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली क्लास से इनफाइनाइट क्लास में चले जाना, इसमें से इसे माइनस कर दो, मालूम पड़ जाएगा कितनी और एनर्जी चाहिए। तो मैंने इनफाइनाइट वाली क्लास में से पहली क्लास वाली एनर्जी माइनस कर दी, ये कहलाती है आयोनाइजेशन। तो किसी भी क्लास में एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ n 1 2 3 4 रखते जाओ। इस पर बहुत क्वेश्चन बने, आज तक बता दूंगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब चर्चा करूंगा। अब एक लास्ट में एक और देखिए, लास्ट डेरिवेशन है, वो ये है कि वेवलेंथ कैसे निकालें। इतनी लौटते समय कितनी वेवलेंथ रेडिएट हुई। जैसे मैं आपसे कहूं, आप ऐसे घूम रहे थे, मान लो यहां पहले नीचे वाली क्लास से ऊपर गए, फिर लौटते समय आपने एनर्जी रेडिएट करी, है ना? तो मान लो अपर क्लास का नाम m है, नीचे वाले का n। तो आपको बताना है कितनी एनर्जी रेडिएट हुई। तो आप हायर क्लास की एनर्जी में से लोअर क्लास की एनर्जी माइनस करें, चेंज इन एनर्जी आ जाए। इसका एक रिलेशन तो मैं ये बता रहा था आपको, ये होता है टोटल एनर्जी का फार्मूला, और दूसरा टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे मन में, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, आपको याद रखना है। लेकिन ये टोटल एनर्जी जूल में है। ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी है जूल। इसमें आर क्या होता है? इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखनी है हमें, वैसे गिवन रहती है पेपर कितनी, है ना? लिख लो, ये इस आर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसको उठा के यहां रख दो। तो बताओ nth क्लास की बात करूंगा तो यहाँ n²। हाइड्रोजन का Z कितना होता है? 1, तो 1 मान लिया। अब बताओ nth क्लास में एनर्जी क्या होगी? n रख दो। और आपको मालूम है जब लौटते समय ये एनर्जी रेडिएट करता है लाइट की फॉर्म में, तो वो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? थर्ड पोस्टुलेट में बताया था, hc/λ। ध्यान है? थर्ड पोस्टुलेट। अब आप क्या करोगे इसका, देखिए hc काट दो, और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटे? r बाहर निकाल। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो। n क्या है? लोअर ऑर्डर। m क्या है? हायर ऑर्डर। जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर में कि 5th क्लास से 2nd क्लास में पूछ गया, बताओ कितनी वेवलेंथ रेडिएट हो। तो यहां रख दोगे आप 2nd क्लास, यहां 5th क्लास। अगर गलती से उल्टा रख दिया तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। वेवलेंथ कभी नेगेटिव में होती नहीं। तो ध्यान रखना है, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। आर आप जानते हैं,
तो ये आ जाएगी 1 वेवलेंथ, जिसको आप जानते हो वेव नंबर कहते हैं, पहले पढ़ाया था आपको, ध्यान है, वेव नंबर। ये 1/λ होगा। तो हो गया क्लियर। अब आगे इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कराए। देखिए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बोहर्स पोस्टुलेट के ड्रॉबैक्स क्या हैं। अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे उसमें ये बताया था बोहर्स पोस्टुलेट क्या है और उससे क्या रिजल्ट्स निकले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्यों ये बोहर के पोस्टुलेट फेल हो गए। तो हेडिंग डालते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। देखो, पहला तो इसमें जो कमी थी वो ये थी, he could not explain, ये क्या नहीं बता पाया हमें, he could not explain, लिख लो, किसके लिए नहीं बता पा रहा है, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो एटम या आइंस में, उनके लिए ये फेल हो गया। मतलब इट इज फेल फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। तो could not explain those ions or atoms which contain more than single electron। ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिनमें एक एटम या आयन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मतलब इट इज एप्लीकेबल इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन He+, Li++, इस टाइप, इन टाइप की चीजों में एप्लीकेबल हो पाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें लगेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, इसमें नहीं लगेगा। लिथियम में लगेगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं लगेगा। लेकिन अगर लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकाल दो तो 1 रह जाएगा, इसमें लग जाएगा। तो ये केवल उनमें लगता है जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा होंगे तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा ये है, he could not explain Zeeman इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट क्या होता है पहले समझ लो, कई बार पूछा गया। इसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते ही स्प्लिट कर जाती हैं। कौन? स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे लाइनमैन, बामर, पास्टन जो पढ़ाएंगे अभी आपको, ये स्प्लिट कर जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। इसे नहीं बता पाया। और ये स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता पाया। अब आप कहेंगे ये क्या है? सेम चीज, बस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो आप। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहो तो लिख लो। स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाए उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाए उसे जीमन बोलती हैं। इन दोनों को भी ये नहीं बता पाया। तो ये ड्रॉबैक्स कभी लिखने को आ रहे हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, ये थे ड्रॉबैक्स। अब हेडिंग डाल दो स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स, देखिए
ये आप इस तरीके से फ्लैट बना लो, जो सर्कुलर होती हैं ऑर्बिट्स, उसको ऐसे बना लो, n = 1 2 ऐसे करके बना लो। किसी भी क्लास से गिरो, लेकिन अगर गिरोगे पहली क्लास में आप, तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता, लाइट एमिट होती है, वो स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई पड़ेगी। तो पहली होती है लाइमन सीरीज, मतलब किसी भी क्लास से गिरो, लेकिन आपको गिरना किसमें, पहली क्लास में गिरना। अगर पहली क्लास में गिरोगे तो समझ लेना लाइमन सीरीज मिलेगी। फार्मूला आपको बता रखा है, ये होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे m मान लो, इसे n मान लो, बस ये ध्यान रखना ये n जो है लोअर ऑर्बिट, ये हायर, और इसी को 1/λ को आप जानते हो वेव नंबर कहते हैं। तो यही फार्मूला बार बार यूज होगा। इसमें r मैं बता चुका हूं, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखिए, दे देगा तो अच्छा है, नहीं तो याद रखना है। और z एटॉमिक नंबर है ना। तो किसी भी क्लास से आप गिरो, लेकिन गिरोगे पहली क्लास में तो लाइमन सीरीज दिखाई पड़ेगी। लिख लो, इट इज प्रेजेंट इन अल्ट्रा वायलेट विजन। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना। अब जैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन बने, आपसे किसी ने कहा फर्स्ट लाइमन सीरीज की बात करते हैं, या आपसे कहेगा आप सीरीज लिमिट बताओ क्या होती है, या आपसे पेपर में ये बोलेगा कि लैम्डा मिनिमम कब होगा या लैम्डा मैक्सिमम कब होगा। ये 4 बात आपको देखनी है। सारी जितनी भी सीरीज बताएंगे इनके लिए 4 चीज हमको निकालनी है, ऐसे ध्यान रखना। तो देखो, फर्स्ट लाइमन का मतलब होता है सेकंड क्लास से फर्स्ट में पूछ जाए, सेकंड लाइमन का मतलब होता है थर्ड से फर्स्ट में पूछ जाए, है ना, ऐसे याद रखो। इसका मतलब केवल आपको m और n देखना आना चाहिए। लिमिट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है कि इनफाइनाइट से पहले में पूछ जाए, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो लिमिट ही होगी। अब आप सब जानते हो एनर्जी होता है hc/λ। देखो, जितना गैप ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ कम कब होगा, जब एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इनफाइनाइट क्लास से आप पहले में पूछ जाओ, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। और लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब बगल में पूछ जाओ। तो आपको अगर m और n रखना आ गया, इस फार्मूले में रखते जाओ, वेवलेंथ आती जाएगी। देखो, हाइड्रोजन एटम ले लिया तो Z1 हो जाएगा, रख दो। इससे लैम्डा निकाल लो आप, है ना। बस ये वैल्यू रखना सीख लो आप, और कुछ नहीं। n और l की वैल्यू समझ गए तो बस हो गया काम। अब देखो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये आ जाएगा। ऐसे इसमें रखोगे तो लैम्डा ये आ जाएगा, और इसमें रखोगे तो यही वाला आ जाएगा। समझ गए बात को? तो ये 4 बातें आप समझ लो, तो आपको किसी भी सीरीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिख लो, ये लाइमन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपको लाइमन सीरीज पढ़ाई है, अब बताने जा रहे हैं बामर सीरीज। बामर में एल साइलेंट है, इसको बाल्मर मत कह देना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसे ही देखा गया है ना। अब देखो, हमने आपको बताया था लाइमन में कि आप कहीं से भी गिरो, किसी भी क्लास से गिरो पहली क्लास में, तो इसमें क्या होता, कहीं से भी गिरो दूसरी क्लास में, बस। तो
इसको आप फिक्स कर दो सेकंड क्लास। गिरना कहां से है, इसके तो एक ऊपर क्लास से स्टार्ट कर दो। तो अगर मैं कहूं फर्स्ट बामर तो ये हो जाएगा, इसको एच एल्फा भी कहते हैं। इससे यहां आओगे सेकंड बामर, इससे यहां आओगे थर्ड बामर। तो जैसे कोई कहे एच एल्फा के लिए वेवलेंथ निकालो, तो बताइए एच एल्फा के लिए एम और एन की वैल्यू क्या रखोगे आप? एच बीटा के लिए क्या रखोगे? इससे आंसर निकालिए। बीटा का मतलब सेकंड बामर। और अगर आपको सीरीज लिमिट निकालनी है, जैसे अभी लाइनमैन में निकाला था, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है सोचिए। इनफाइनाइट से सेकंड क्लास में आ जाए, इसको सीरीज लिमिट कहते हैं। इसको रख दो इस फार्मूले में। तो बहुत आसान है, सिमेट्री से रखते जाइए। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। ये आया है ना। और अगर वो कहे लैम्डा नहीं, एनर्जी बताओ कितनी रेडिएट हुई, तो इस फार्मूले से लगा लो, यहां लैम्डा रख दो, आंसर आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है बामर मिलती कहां है। तो इट इज प्रेजेंट इन अल्ट्रावायलेट में, तो मिलती है, जैसे लाइमन मिल रही थी, प्लस 4 लाइन्स इन विजिबल। तो विजिबल में कभी भी पूछ ले तो यही है बामर, जो विजिबल रीजन में दिखाई देती है। हो रहा है क्लियर? अगर मैं कहूं नहीं साहब लैम्डा मिनिमम बताओ कितना होगा बामर के लिए, तो मैंने आपको बताया था लाइमन कि वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली है। लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी सोचिए, जब इनफाइनाइट से इसमें पूछ जाए, गैप ज्यादा होगा। तो बिल्कुल जो लाइमन में चीज लगाई है वही लगा दूंगा, ये पुट कर दो। तो ये आपके पास जो आएगी लैम्डा मिनिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम का ही तो बगल से थर्ड से सेकंड में आ जाए। तो हो गया एकदम क्लियर, ये था बामर सी। तो सेकंड हो गई बामर। ध्यान रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इसी में देखा गया, उसमें बामर सीरीज दिखाई देती है, ये पूछा जा रहा है। इसीलिए एच एल्फा एच बीटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिखा गया। और बाकी बताने का मतलब है समय की खराबी, इसलिए आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। तो पहला आपने पढ़ा था लाइमन, सेकंड है बामर, तीसरा है बास्टन, फोर्थ है ब्रैकेट, और फिफ्थ है फुंड, इसमें पी साइलेंट है, और सिक्स्थ होता है हेमफेरी, हमारे कोर्स में। देखो कहीं से भी गिरो, पहले में गिरो दूसरे में गिरो, सिमेट्री से याद हो जाएगा। बस इनको आपको सीक्वेंस से याद रखना है। तो याद रख लो, लो ब्लड प्रेशर, तो याद रहेगा एल फॉर लाइमन, बी फॉर बामर, पी फास्ट, ऐसे याद रहेगा। और जो अगला जिससे कूद रहा है वो स्टेज ज्यादा कर देगा, एक बढ़ा देता हूं, ये 2 है तो 3 से स्टार्ट कर दो। इससे आपको 2 मिनट में सारी याद हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही कि ये फिजिक्स में भी 12th क्लास में ये कहां मिलती है, यूवी रीजन में। ये ध्यान रखना, ये लर्न करने वाली चीज, ये यूवी प्लस 4 लाइन्स इन विजिबल रीजन, और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देगी। ये भी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। कई बुक्स में फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड ऐसे लिखा है,
कुछ मत करो, आप इंफ्रारेड ही याद कर लो, ये तीनों इंफ्रारेड में मिलती है। तो हो गई सारी सीरीज। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, पहले इसे देख लो आप, ठीक है। चलिए, तो ये था स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इसमें ये बताता हूं, जैसे देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम, और इधर देख लो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए ये आपके पास ऑर्बिट्स हैं, मैंने ऐसे बना दिया। इसमें नंबर ऑफ लाइंस पूछी जाती है, ये पहली है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इलेक्ट्रॉन शुरू में ग्राउंड स्टेट में होता है, जब उसे एनर्जी दी जाती है तो ऊपर जाता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, लेकिन जाएगा हमेशा पहले से, क्योंकि इनिशियली वो ग्राउंड स्टेट में होता है। तो पेपर में नंबर ऑफ लाइंस निकालने को आती है, आपसे कहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, इसमें बताइए कितनी लाइनें आएंगी। तो जितनी क्लास हो, 1 2 3 4 5, बस उससे एक कम कर दो, 4 लाइन आएंगी। देखो 1 2 3 4, 4 ही तो लाइन बन रही। तो ये इसका रेडीमेड फार्मूला। जब लौटेगा तो किसी भी क्लास से किसी में भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये लौटते समय किसी से किसी में भी आ सकता है। तो लाइन ड्रॉ करने को आ जाए तो ऐसे ड्रॉ करनी है ना, इससे आ गया, इसके आ जाओ आप, फिर इससे इसमें आ जाओ, और फिर यहां आ जाओ। मतलब इस क्लास को पकड़ लो, पहले इससे सब बना लो, फिर इसको पकड़ लो, इससे सब बना लो, ऐसे। लौटते समय किसी क्लास से किसी में भी आ सकते हो, लौटते समय ये लाइट एमिट करता है, उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके दो फार्मूले हैं, कौन से? पहला है नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम, फार्मूला होता है ये रेडीमेड। अब जैसे इसमें क्लास देखो कितनी, 6 लाइन, तो एन की जगह 6 रखो, आंसर आपका 15 आ जाएगा। देखना 15 लाइन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बिना सॉल्व करे आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला। एक और फार्मूला वो भी सुन लो, वो कब लगता है? वो तब लगेगा अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास से पर्टिकुलर क्लास में गिरेंगे। मान लो ये N2 और आपको यहां गिरना है, अपर और लोअर क्लास फिक्स कर दिए है ना, कि 5th से 3rd में कूद रहे हो आप, तब नंबर ऑफ लाइंस निकालनी, तो फार्मूला ये होता है। जरा पुट करके देखें, 5th से 3rd में आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी, 3 लाइन आ रही है, चेक करें 3 आ रही है। ये N2 क्या है? अपर क्लास 5th, और लोअर फिक्स कर ली 3rd। तो चेक करके देखिए कितना आ रहा है। ये आ गया 2, ये कितना हो गया 2 + 1 3/2। तो देखिए कट के 3 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अगर अपर क्लास और लोअर क्लास फिक्स कर दे कि 5th से 3rd में आना है, तो फार्मूला ये लगाना कि अपर है लोअर है। और अगर कहते टोटल क्लास 6 है, तो हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल, टोटल लाइन निकालनी है, तो फार्मूला ये वाला होता है। आ रहा है समझ में? और इन दोनों को मिला दें तो क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देखिए आपसे बोलेगा इफ नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम इज 50, तो हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये पूछना है।
अब एमिशन में 15 लाइन दी हुई है, तो एमिशन का ये फार्मूला होता है, ये लगा हुआ, इसकी वैल्यू 15 गिवन है। तो हिट एंड ट्राई मेथड से, क्योंकि सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देर लगेगी, तो एन की जगह क्या रखूं जिससे 15 आ जाए, तो 6 रख के देख लो आप। तो नंबर ऑफ लाइन ये निकल आए, ऑर्बिट 6 निकल आए, और पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस बताओ, उसका फार्मूला ये 6 - 1। अगर आपको एब्जॉर्प्शन में निकालना है तो फार्मूला ये लगा दो, लाइन तो 6 आई गई, तो आंसर आपका फिर 5 आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है दोनों को मिला लिख। आ गया समझ में? थोड़ा सही कर दिया है मैंने कैमरा। देखिए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, वो ये है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आप ये बनाएंगे तो आप देखोगे पहले तो गैप ज्यादा होता है, फिर गैप कम होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यूक्लियस है, पहली क्लास बनाओ, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास से इनका गैप कम होने लगता है, ऐसे कर। कहने का मतलब ये है, ये N1 क्लास है, 2 है, 3rd है, 4th है, 5th है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो एनर्जी E1 खर्च हो गई, 3rd से 2nd में E2 खर्च हो गई, और 4th से 3rd में ये खर्च हो गई E3। तो पूछेगा एनर्जी कब ज्यादा लगती है, तो इनमें गैप ज्यादा है पहले और दूसरे में, तो एनर्जी इनमें ज्यादा लगती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, बता सकते हो कि बाद में गैप कम होने लगता है, तो जब ये एमिट करेगा, लाइट कूदेगा, तो एनर्जी कम लगेगी, गैप कम। एनर्जी वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली। तो अगर वेवलेंथ के टर्म्स में पूछे तो आप इसको उल्टा करो कि वेवलेंथ कब ज्यादा एमिट होगी, जब एनर्जी कम होगी, मतलब ये बात। और अगर कोई कहे कि बताओ इसमें अगर 4th से सीधे पहली क्लास में कूद जाए, मान लो एनर्जी ही है, तो सबका एडिशन कर दे, सबको ऐड कर दो, है ना। मुझे ध्यान है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन आया था जेई में, मेन में, एक बॉडी है, ये क्या कर रही है, इसकी वेवलेंथ जो है टोटल वो दे रखी थी, कुछ भी मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है इसमें से 2 रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं बॉडी में से, एक λ1 है, ऐसे बना, और दूसरा नहीं मालूम कितना, यही निकालना। तो कुछ मत करो, ये फार्मूला लगा दो, बताओ एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, इनवर्स में, तो एक्स ही तो कट जाएगा, ये आ गया। तो यही लगा दो, टोटल वेवलेंथ लैम्डा मान ली, 2 वेवलेंथ एमिट कर रहा है, ये लगा दो, है ना। तो आपको ये दे रखा है, ऐसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया है मैंने, एंगस्ट्रॉम में लिखा रहे हैं तो λ2 यहां से कैलकुलेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, अक्सर लिख लीजिए। देखिए, अब ये 4 क्वेश्चन हमने बोहर्स पोस्टुलेट पर बेस्ड लिए, तो एक एक करके आपको क्वेश्चन सिखाएंगे, लिख इसलिए दिए जिससे समय खराब ना हो। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, ये कह रहा है रेशियो ऑफ एरियाज निकालो। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है 2nd क्लास, और ग्राउंड का मतलब होता है पहली क्लास, इन दोनों में रेशियो ऑफ एरियाज बताइए। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है 2nd क्लास, तो इन दोनों का आप रेशियो ऑफ एरिया निकालें ऑर्बिट्स का। तो बताइए, आर का रिलेशन आपने ये पढ़ा हुआ है, ध्यान होगा। अब दोनों बार बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम,
तो z तो सेम, ये लगा दो। तो बताइए R1/R2 क्या हो जाएगा? और हमें एरिया का रेशो निकालना है। एरिया होता है πr², मालूम है सर्कुलर ऑर्बिट, ये कट जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रेशो ऑफ एरियाज। R1/R2 की जगह ये पुट कर दो, तो ये आपके पास एरिया का रेशो ये आ गया। अब क्या था, पहले क्या था, एक्साइटेड स्टेट पहली मतलब सेकंड ऑर्बिट, और ग्राउंड का मतलब, तो आंसर जो है रेशो ऑफ एरिया ये आ गया समझ में। तो ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, रेडियस वाला, और एक वेलोसिटी वाला भी ये मालूम होगा आपको, ये बोर्स में हमने सब प्रूव करके देख लिया है ना। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा इनर मोस्ट मतलब पहली क्लास ग्राउंड स्टेट, उसका डायमीटर ले लो चाहे रेडियस ले लो, इतना दिया है। तो कह रहा 10th में बताओ कितना होगा, तो यही लगा दो बस, R1/R2, n से क्या रिलेशन है इसका। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ग्राउंड स्टेट में था पहली क्लास, बाद में 10th ऑर्बिट हो गया। पहले हमको ग्राउंड स्टेट में ये दे रखा है, रेडियस ले लो या डायमीटर, ये तो रेशियो है, सेम रहेगा। कह रहा R2 निकाल दो, तो ये हो जाएगा कितना, 106 एंगस्ट्रॉम, ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई ये दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो। अब थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में कूद जाए, जंप कर जाए, तो वेवलेंथ जो है वो गिवन है लैम्डा नॉट। तो कह रहा अगर बताओ इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में अगर जंप मार जाए तो वेवलेंथ कितनी हो। तो आपको वेवलेंथ वाला मालूम ही है, फंडा क्या होता है, फार्मूला जंपिंग वाला है ना। तो जितने भी क्वेश्चन जंप मारने वाले होते हैं उनमें सब में यही फार्मूला लगता है। इसको दो बार डिवाइड कर दो। पहले कहां से कहां कूदा है, थर्ड से सेकंड में, तो ये होता है लोअर ऑर्बिट, ये होता है अपर क्लास, वेवलेंथ गिवन है लैम्डा नॉट। अब कह रहा है ये कूद गया है फोर्थ से सेकंड, तो वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा डैश मान लो। सेकंड में गिर गया है फोर्थ से, दोनों को डिवाइड कर, आर तो रेडबर्ग कांस्टेंट है, कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, 5/36 है ना। इसमें से 16 आप एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा देख लो आप, ये हो गया 1/4, 1/16, ये हो जाएगा 3/16। इसे सॉल्व कर लो, वेवलेंथ आ जाएगी, उधर ले जाओ चाहो। ये हो जाएगा, ये 36 और ये हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए इनमें कंपेयरिंग करानी होती है, यहां से हम पूरा फार्मूला, सारे वेवलेंथ वाले क्वेश्चन जंप जिनमें हो रहा होगा यही लगेगा। अब अगले में कह रहा है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, टाइम पीरियड, n=2 और n=1। तो पहले आपको इनके बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए टाइम पीरियड में, तभी कर पाओ। देखिए सॉल्यूशन, आर का रिलेशन एन और जेड से ही होता है, और वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है, अभी बताया। तो टाइम पीरियड का रिलेशन एन और जेड से क्या होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये होगा सरकमफ्रेंस का। अब आप बताओ टी का आर और वी से क्या रिलेशन है, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, तो आर की जगह तो रख दो ये, और v की जगह रख दो ये, तो ये रिलेशन आ गया टाइम पीरियड का, ये निकालना सीखिए आप।
अब आपसे कह रहा है एक बार सेकंड में घूम रहा था, एक बार फर्स्ट में, और हाइड्रोजन एटम है, Z तो फिक्स है, इसे 2 बार डिवाइड कर दो बस। पहले सेकंड क्लास में था, फिर फर्स्ट में, आंसर आपका ये आ जाए। हो गया क्लियर? तो ये 4-4 करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप बोहर पोस्टुलेट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करा देंगे। तो ये 4 क्वेश्चन देख लिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख। देखिए 4 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए बोर्स पे। अब ये हमने 5 क्वेश्चन और ले दिए, बहुत आसान है। 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ये कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की इतनी है, तो कह रहा बताओ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट, इसमें एनर्जी बताओ। तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा रखा है कि जो एनर्जी आयोनाइजेशन होती है उसके आगे माइनस लगा दो, तो वो आपको पहली क्लास में एनर्जी आ जाएगी किसी की। बस तो आपको आयोनाइजेशन दी हुई है तो कुछ मत करो, आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह ये रख दो। तो पहली क्लास में एनर्जी क्या हो जाएगी, बस अगर ये रिलेशन मालूम है तो आप विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं क्वेश्चन। इतने आंसर आ गए, जूल पर मोल या एटम जो दिया हुआ। 6th क्वेश्चन देखिए। 6th में कह रहा है एनर्जी nth ऑर्बिट में, ये गिवन है, ये गिवन है, ध्यान रखना एक्सप्रेशन। तो कह रहा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकाल। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, पहले से दूसरी क्लास में चला गया। सेकंड एक्साइटेशन का मतलब क्या है, पहले से तीसरे में चला गया, ये ध्यान रख लेना बात। तो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब भाई एक्साइट करेगा तो पहले से ही ऊपर जाता है, तो हमेशा पहली क्लास से चीज ऊपर जाती है, ये सेकंड एक्साइटेशन। तो हम तो बात फर्स्ट की कर रहे हैं। तो कह रहा फर्स्ट एक्साइटेशन में एनर्जी बताओ, तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी का फार्मूला जो इन्होंने दिया हुआ है n की जगह 1 कर दो। फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब पहली क्लास, तो यहां n की जगह 1 रख दो बस। और अगर कहता है वेवलेंथ निकालो तो ये रख देते, ठीक है। तो ये पहला आंसर आ गया। फिर कह रहा है इसकी आयोनाइजेशन निकालो, वो रिलेशन लगा दो ऊपर वाला। आयोनाइजेशन में और पहली क्लास में क्या रिलेशन होता है, ये आपने पहली क्लास में एनर्जी निकाल ली थी, है ना, इसके आगे माइनस और लगा दो, प्लस हो जाएगा, ये आयोनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस आपको बतानी है थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो कुछ नहीं करें हम, बताइए हाइड्रोजन एटम का आपको मालूम है रेडियस कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब हाइड्रोजन का Z आपको मालूम नहीं, क्लास कौन सी है 1, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। अब आपसे कह रहा है थर्ड ऑर्बिट में बताइए हीलियम, तो बताइए हीलियम का Z2 होता है, क्लास थर्ड दी, तो कुछ नहीं करना, 2 बार डिवाइड कर। बताओ R का N और Z से क्या रिलेशन है, तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाए, ये लगा दी। बोलिए R1 हमको मालूम है, हाइड्रोजन को कंसीडर कर दिया, R2 कैलकुलेट करना है, N1 कितना है 1, Z कितना है 1 और N2 3, बस फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे लिथियम के निकालना हो आपको सेकेंड ऑर्बिट में, तो लिथियम का Z3 होता है, N2 हो गया, इसी में पुट कर दो। मतलब ये आपको डाटा याद होना चाहिए हाइड्रोजन का, इसको क्या कहते हैं याद है, बोहर रेडियस, ये मालूम होना चाहिए आपको, लिख लो। अब देखें यहां 8th और 9th क्वेश्चन। बोहर्स में क्या है, डाटा याद होनी चाहिए बस।
बस। 8th क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन का है, उसकी रेडियस इतनी है, तो उसमें वेलोसिटी निकालो। तो अगर आपको बोहर पोस्टुलेट याद आ रहा हो सेकंड, ये वो रिलेशन है जिसमें वेलोसिटी और आर दोनों होती है। मास इलेक्ट्रॉन का मालूम है, हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो उधर ले जाओ, बस आंसर आ गया। देखो सारी चीज गिवन है, फोर्थ ऑर्बिट है तो n की जगह 4 रख दो, प्लैंक कांस्टेंट सब जानती, पाई 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का सबको मालूम है इतने केजी, और रेडियस दे रखी है फोर्थ वाले में 0.85 नैनोमीटर। 85 नैनोमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, -9, इसे सॉल्व कर लो, वेलोसिटी आ जाएगी। तो मतलब ये ध्यान देना है, रेडियस दी है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो सेकंड पोस्टुलेट लगा दो बस, ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। यानी तो एम केस लेके चल रहे हैं ना, मीटर पर सेकंड। अब 9th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालनी। अगर n = 6 से ड्रॉप करके पहली क्लास में आ गया तो आपको मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम का नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फार्मूला बताया था यार, ये होता है n(n-1/2). n क्या है, नंबर ऑफ क्लास 6, यहां रखो, आंसर आपका आ जाएगा 15 लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे। लिखवाया था ना ये फार्मूला, बन गया इस पे क्वेश्चन, लिख लें। हो गया क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन क्वेश्चनों को ट्राई करने जरूर, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।